हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडीज के बारे में। आपने शायद नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत सारी एनबीएफसीज ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हुए हैं और इनके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो एफडी से काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव हैं। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हैं और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते क्या हैं, तो ये होते हैं डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू कंपनीज मीडियम से लॉन्ग टर्म की कैपिटल रेज करती है। यानी कि जब भी उनको पैसा चाहिए होता है और वो इक्विटी के थ्रू रेज नहीं करना चाहते तो एनसीडी एक डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनीज मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करती हैं। और अगर हाल फिलहाल की बात की जाए तो आईआईएफएल होम फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हुए हैं पब्लिक के लिए। और इसमें जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, 8.25 से 9.7% के बीच में। और अब आप शायद सोचेंगे कि भाई एट द सेम टाइम बैंक एफडीज तो 5 से 6% दे रही हैं और इस टाइम पे ये अगर 8.25 से 9.7% दे रही हैं तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव लग रहा है। तो क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए अगर हम 2 से 3 साल पहले की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था, क्योंकि नॉर्मली जो ये कंपनीज इसको इशू करती हैं ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बड़े एनबीएफसीज होते हैं। तो इसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अभी पीछे कुछ डिफॉल्ट हुए हैं जिसके बाद ये एक रिस्की इंस्ट्रूमेंट बन गया है। हालांकि अभी भी आप कंप्लीटली इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट है। तो कुछ अगर बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इसमें अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई एनसीडी की जो मार्केट है वो क्या बड़ी है, बहुत सारी कंपनीज इससे पैसा रेज करती हैं। तो अगर हम सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन देखें पिछले 3 साल में, तो 2020-21 में इसमें लगभग 10,500 करोड़ रुपए रिटेल इन्वेस्टर से रेज किया गया है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके। और यही नंबर 2019-20 देखें तो लगभग 15,000 करोड़ के आसपास था और 2018-19 में 37,000 करोड़ के आसपास। तो आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो लगातार कमी आ रही है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका एक रीजन तो है कि जो पेंडेमिक यानी कि कोविड 19 जो फैला हुआ है 2020 से, उसकी वजह से काफी सारी कंपनीज इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे रेज नहीं कर पा रही हैं। और दूसरा जो एक रीजन है कि 2019 के बाद से ही कम हो गया था, यानी कि जब पेंडेमिक आने से पहले ही थोड़ी सी कमी देखी जा रही थी। और उसका रीजन था कि जैसे कि आईएलएफएस आपको याद होगा और डीएचएफएल, ये कुछ कंपनीज थे, इन्होंने अपने जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उनके ऊपर डिफॉल्ट कर दिया था। आप एक 2019 की एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15,000 करोड़ ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स मनी स्टक इन डीएचएफएल। तो इस तरह से जब ये कुछ डिफॉल्ट्स हुए तो रिटेल इन्वेस्टर का जो इस पे विश्वास था वो काफी कम हो गया। और अगर बात की जाए कि भाई नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉर्मली इशू कौन करता है, तो आप जैसे कि जानते होंगे बैंक्स में बैंक्स के पास राइट्स होता है कि वो इन्वेस्टर के सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो उसके थ्रू बहुत ही चीप जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रेज कर लेते हैं। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकती। तो इसलिए इसमें जो अगर बड़े प्लेयर की बात की जाए जो एनसीडीज रेज करते हैं, उसमें होती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, गोल्ड लोन कंपनीज और दूसरी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से पैसा नहीं रेज कर पाती, वो नॉर्मली नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती हैं। और इसमें नॉर्मली इंटरेस्ट रेट होता है मार्केट रेट से अच्छा होता है, यानी कि एफडी से अच्छा होता है। और इन कंपनीज के लिए भी अच्छी बात होती है क्योंकि अगर रेट्स गिरे हुए हैं तो इनको बहुत ही अच्छे रेट पे पैसा मिल जाता है आगे क्रेडिट देने के लिए। और एनसीडी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे बैंक्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज भी बहुत बड़ा पोर्शन इन्वेस्ट करती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो इसमें रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले तो इसको नॉर्मली इसको सेफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, लेकिन अभी जो डिफॉल्ट हुए हैं पीछे उसके बाद से थोड़े रिटेल इन्वेस्टर घबराने लगे हैं।
और अगर एनसीडीज की बात की जाए तो ये सिक्योर्ड होती हैं और इसके अलावा अनसिक्योर्ड भी होती हैं। सिक्योर्ड एनसीडीज में कंपनी की एसेट के अगेंस्ट इसको सिक्योर किया जाता है, यानी कि अगर कल को कुछ डिफॉल्ट होता है तो आप कंपनी की एसेट को बेच करके अगर पैसा जनरेट किया जाएगा उससे इसको पे किया जाएगा। इसके अलावा जो अनसिक्योर्ड होती है, मतलब कि अगर उसमें डिफॉल्ट हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि पास्ट में कुछ जो एनसीडी के इशूअर हैं, उनकी जिनकी की रेटिंग खराब थी, उन्होंने दोनों ही टाइप के जो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर सेम डॉक्यूमेंट में इशू किए। वो क्या करते हैं कि क्रेडिट रेटिंग इनकी डिफरेंट दे देते हैं और इंटरेस्ट रेट डिफरेंट दे देते हैं। हालांकि एक ही डॉक्यूमेंट में उन्होंने इनको पास्ट में इशू किया है। नॉर्मली अगर साफ देखा जाए तो अनसिक्योर्ड एनसीडीज जो होते हैं वो ज्यादा ही रिस्की हैं, क्योंकि उसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। हालांकि उसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो वो एक चीज अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर को। और अगर हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी रिलायंस कैपिटल का आपने सुना होगा कि इसको आरबीआई ने सुपरसीड कर लिया, यानी कि इनका कंट्रोल कर लिया। तो इनके जो ओवरऑल एनसीडीज अभी स्टक हो गए हैं इन्वेस्टर के, उसमें 16,260 करोड़ के इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हुए हैं। इसमें से 15,855 करोड़ नॉन आई मीन सिक्योर्ड हैं और 1,405 करोड़ अनसिक्योर्ड हैं। और अब देखना होगा कि जब इसका रेजोल्यूशन प्लान बनेगा तब जाके पता लगेगा कि इससे इन्वेस्टर को कैसे पैसा वापस मिलता है। सिमिलरली डीएचएफएल की बात करें तो उनका जो अभी रेजोल्यूशन प्लान सितंबर में लेटेस्ट ड्राफ्ट आया है, उसमें 41,431 करोड़ इनके पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं जिसपे कि इन्होंने डिफॉल्ट किया है, और ये रिटेल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड और दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह के हैं। और आईएलएफएस की बात की जाए जो कि 3 साल पहले कोलैप्स हुआ था और अभी तक इसमें कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं बना है, इसमें लगभग इन्वेस्टर्स के 25,000 करोड़ अटके हुए हैं। तो इनकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर ने पीछे अपना जो फेथ है इसमें खोया है। और अगर कोई भी कंपनी इसमें दिवालिया होती है जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके बैठी है, तो बैंक्स के पास तो प्रमोटर की पर्सनल गारंटी होती है, लेकिन अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स हैं तो अब आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर दिवालिया हो गई। तो इन डिफॉल्ट्स को देखकर लगता है कि भाई जो सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हैं वो भी आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिक्योर्ड देख के उसमें इन्वेस्ट कर लें, तो इसमें रिस्क हमेशा थोड़ा रहेगा ही रहेगा। तो अब अगर बात की जाए कि भाई इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, क्या कंप्लीटली इसको इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि ये रिस्की एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके जवाब में मैं ये बोलूंगा कि आप इसको कंप्लीटली तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो बैंक एफडी जहां पे आपको 5 से 6% का इंटरेस्ट देती है, वहीं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑन एन एवरेज 9% तक देते हैं। तो लगभग 50 से 60% आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो आप कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि कंपैरिजन के लिए आप बैंक्स के अगर जो भी एफडी या सेविंग या करंट अकाउंट होते हैं उसमें 5 लाख तक की इंश्योरेंस होती है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में ऐसी कोई इंश्योरेंस नहीं है। और इसके अलावा अगर लिक्विडिटी की भी बात की जाए, बैंक एफडी की लिक्विडिटी हाई होती है, आप कभी भी उनको तोड़वा सकते हैं, हालांकि थोड़ी बहुत पेनल्टी लगती है। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में एक तो पहले डिपेंड करता है कि कौन सा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, क्या आप उसको तोड़वा सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में वो अवेलेबल है या नहीं है। और अगर अवेलेबल भी है तो कल को अगर इंटरेस्ट रेट्स मान लो बढ़ गए तो इनकी नॉर्मली वैल्यू गिर जाती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा इनकी कंपनी की अगर रेटिंग में कोई बदलाव आया तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो लिक्विडिटी भी यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं होती जितनी बैंक एफडी में होती है। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आप कंप्लीटली ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखें तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले पहले देखें कि अगर किसी कंपनी का इशू आया है तो उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा, और अगर नहीं कर रहे तो आप ये पता लगाइए कि वो क्यों नहीं कर रहे जबकि इसका इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट है। तो अगर म्यूचुअल फंड कर रहे हैं तो वो एक अच्छा साइन होगा। इसके अलावा आप कंपनी की हिस्ट्री देखिए कि पास्ट में उन्होंने जब भी इशू किया है, उनके मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं तो कि वो पहली बार इशू कर रहे हैं या पास्ट में उन्होंने कभी डिफॉल्ट तो नहीं किया है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आपको जब भी बहुत सारे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के इशू आए हुए हों, सबको आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए। और नॉर्मली आपको चाहे इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन अगर हाई क्वालिटी कंपनी है उसको चूज करना चाहिए, रादर देन कि इंटरेस्ट रेट को ही आप देख के एक वीक कंपनी में इन्वेस्ट कर ले। यानी कि एक एचडीएफसी लिमिटेड है और एक बिल्कुल ही नई कंपनी है, और एचडीएफसी लिमिटेड आपको कम इंटरेस्ट दे रही है, तो भी बेटर रहेगा कि आप एचडीएफसी लिमिटेड के साथ जाएं, क्योंकि उनका भी जो इंटरेस्ट है वो बैंक एफडी से अच्छा ही होगा। इसके अलावा आप हमेशा ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में ही जाएं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। और ओवरऑल
सब कुछ मिला के भी रिस्क हो सकता है, तो आप अपनी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उसका 5% से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो एडिशनल इंटरेस्ट है, ल्यूक्रेटिव इंटरेस्ट है, उसका फायदा उठा सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च भी कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें फीडबैक दीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।